हम लोग संगम काल पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? संगम काल। और संगम काल का समय हमने आपको बताया था 100 एडी से 300 एडी तक। क्या बताया था ना? संगम काल का मैंने स्रोत पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्रोत पढ़ाया था, पुरातात्विक और साहित्यक। पुरातात्विक स्रोत मैंने बताया था और साहित्यक स्रोत में संगम साहित्य बताया था। ये मैंने आपको बताया था। फिर मेगास्थनीज इंडिका का भी मैंने चर्चा किया था। ये सब पढ़ाई हो चुका है। मैंने एक चीज बताया था कि संगम साहित्य 3 सम्मेलन हुआ था। यह मैंने बताया था। ये 3 सम्मेलन का जो सूचना मिलता है वह 8वीं सदी का जो लेखक है, तमिल लेखक है, इरैयानार के जो है उन्हीं से प्रमाण मिलता है। इरैयानार अगप्पोरुल, इनका पूरा नाम है इरैयानार अगप्पोरुल। तमिल लेखक जो 8वीं सदी के हैं वही बताते हैं कि 3 संगम सम्मेलन हुए थे। वो सब मैं बता चुका हूं। वह तमिल लेखक थे इरैयानार अगप्पोरुल। एक चीज और, जैसे कुछ संगम ग्रंथ और भी है जो मैं चाह रहा हूं कि आपको बता दूं। जैसे एक संगम ग्रंथ का नाम है एन गुरुनर। एन गुरुनर, इसके लेखक है किलार। एन गुरुनर के लेखक कौन है? किलार है। और एक है अहना नूरू। अहना नूरू, इसके लेखक है रुद्र शर्मन। एक के संगम ग्रंथ है जिसका नाम है एन गुरुनर, उसके लेखक किलार हैं। और अहना नूरू जिसके लेखक रुद्र शर्मन है। ये भी संगम साहित्य है। पूछ लिया जाए तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारा स्रोत का जो पाठ है संगम काल का वह समाप्त हो चुका है। संगम काल में जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वह है राजनीतिक, संगम काल की राजनीतिक स्थिति। संगम काल की राजनीतिक स्थिति देखिए, संगम काल में 3 राज्य थे। संगम काल में कितने राज्य थे? 3 राज्य थे। चेर, चोल और पांड्य। यही 3 राज्य है, चेर, चोल और पांड्य। ये तीनों राज्य जो है सुदूर दक्षिण में है। भारत के प्रायद्वीप के हिस्सा में, प्रायद्वीपीय हिस्से में सुदूर दक्षिण में है, जो कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग है। कृष्णा नदी का ये दक्षिणी भाग है। इसी में 3 राज्य हैं। तमिल साहित्य में इस सुदूर दक्षिण को तमिलहम कहा गया। क्या कहा गया है? तमिलहम। सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण को तमिल साहित्य में तमिलहम कहा गया है। अब जो है हम एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चेर राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम किस राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? चेर राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर भारत का प्रायद्वीपीय भाग का ही नक्शा बनाया जाए तो चेर तो इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ेगा। ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये जो है आपका इसी एरिया में केरल और मालाबार तट पर ये चेर राज्य था। किस तट पर था? चेर राज्य केरल और मालाबार तट पर। ठीक, ये चेर राज्य था आपका अरब सागर के नीचे। और चोल जो था आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो उसी के क्षेत्र में था। और ये आपका पांड्य है। ये चोल हो गया और ये पांड्य हो गया। ठीक, यह सुदूर 3 राज्य है। चेर राज्य, सबसे पहले हम चेर राज्य के बारे में पढ़े।
चेर राज्य की जो राजधानी थी वो वांजी थी, करुवर था या मरुंदई था। ये 3 इसकी राजधानी थी। ठीक। और चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? वह धनुष था। चेर राज्य का जो संस्थापक था वह था उदयन जराल। कौन था? उदयन जराल। उदयन जराल ने 130 एडी में चेर राज्य का स्थापना किया था और इसने जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोजन कराया था। ठीक। और एक बहुत बड़ा पाकशाला जहां भोजन बना था वो तैयार किया था उदयन जराल ने। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद एक अच्छा शासक बने सेन गुटवन। सेन गुटवन को लाल चेर भी कहा जाता है या अच्छा चेर भी कहा जाता है। इसने दक्षिण भारत में पत्नी पूजा शुरू करवाया था। पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा का शुरुआत किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने गंगा को पार किया था, गंगा नदी को पार करके वहां पर कब्जा किया, लेकिन यह अतिशयोक्ति है। सेन गुटवन का जो प्रशंसा किया है वह संगम कवि पर्नर ने किया है। पर्नर ने काफी इनका सेन गुटवन का प्रशंसा किया है। सेन गुटवन के बाद जो एक शासक बने वह अधिगिम्मान बने। अधिगिम्मान जो था दक्षिण भारत में गन्ना का खेती का शुरुआत किया था। अधिगिम्मान क्या किया था? दक्षिण भारत में गन्ना की खेती का शुरुआत किया था। उसके बाद एक शासक बनते हैं नेडियोन जराल। नेडियोन जराल। ये नेडियोन जराल जो था ये इरैया वरम्बरम की उपाधि लिया था। इरैया वरम्बरम की उपाधि लिया था, अर्थात इसकी जो सीमा थी हिमालय क्षेत्र था। और इसने वरुंदई को अपना राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? वरुंदई को अपना राजधानी बनाया था। यही है कुछ आपको चेर राज्यवंश के बारे में जानकारी। एक चीज याद रखिएगा, संगम कवियों ने अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य की प्रशंसा किया है तो वह चेर कवि का ही किया है। संगम कवियों ने अगर किसी का सबसे ज्यादा प्रशंसा किया है तो वह चेर शासकों का ही किया है। चेर शासक जो है रोमन व्यापार से सबसे ज्यादा फायदा उठाए, क्योंकि वो मालाबार तट पर बसे हुए थे। जो पश्चिम की जो व्यापार होता था तो उससे प्रत्यक्ष संपर्क में चेर शासक ही थे, क्योंकि ये केरल और मालाबार के तट पर थे। मुजरिस में अगर जाइएगा, जो केरल में जगह है, तो वह जगह पर आप देखिएगा 2 सैनिक शिविर मिलेगा देखने को आपको। ये सैनिक शिविर रोमन जो लोग व्यापारी थे उनकी सुरक्षा के लिए था। और मुजरिस में जो रोमन शासक अगस्टस थे उनका एक मंदिर भी मिला है। अगस्टस जो शासक थे उसका मंदिर भी मिला है। रोमन शासक का एक चीज था कि वहां राजाओं के लिए भी मंदिर बनता था। ये है। यह है चेर शासक की समृद्धि का कारण रोमन व्यापार था। कहने का अर्थ यही है, चेर राज्य की जो समृद्धि का कारण था वह रोमन व्यापार था। चेर के बाद हम देखें चोल। चोल के बारे में मैंने कहा था कि यह जो क्षेत्र है ये पेन्नार नदी और वेल्लार नदी के जो बीच का क्षेत्र है तमिलनाडु के आसपास का, वही उसी क्षेत्र में ये चोल राज्य था।
चोल राज का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। क्या था? प्रतीक चिन्ह बाघ था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज बात है जो बताना चाह रहे हैं कि चोल राज की सबसे पहली चर्चा कात्यायन की वर्तिका से मिला है। कात्यायन की वर्तिका से मिला है। कात्यायन एक लेखक थे जिन्होंने वर्तिका नामक एक पुस्तक लिखा था, उसमें चोल राज का सबसे पहला चर्चा है। चोल राज का संस्थापक इलजेत चिन्नी था। इलजेत चिन्नी था और उरियूर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। उरियूर को अपनी राजधानी बनाया था। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह मैंने बता ही दिया था और उरियूर को अपनी राजधानी बनाया था इलजेत चिन्नी। इस वंश का इलारा भी एक प्रसिद्ध राजा था। इलारा ये 200 बीसी के आसपास इस वंश का राजा था और कहा जाता है कि इसने श्रीलंका को जीत लिया था। श्रीलंका को जीत लिया था। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वंश का था आपका करिकाल। करिकाल का अर्थ होता है जला हुआ पैर वाला। जला हुआ पैर वाला। करिकाल का अर्थ हुआ जला हुआ पैर वाला। इसने कावेरी नदी के किनारे पुहार शहर का स्थापना किया था। कावेरी नदी के किनारे पुहार शहर का स्थापना किया था। पुहार को कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। यह 190 एडी में चोल वंश का राजा बना था। यह 190 एडी के में चोल वंश का राजा बना था। एक युद्ध हुआ था, वेन्नी का युद्ध। वेन्नी के युद्ध में इसने 11 राजाओं को पराजित किया था करिकाल में, जिसमें चेर राजा भी थे और पांडे राजा भी थे। इन सभी को इसने करिकाल ने पराजित किया था। करिकाल जो था 7 सुरों का ज्ञाता था। करिकाल क्या था? 7 सुरों का ज्ञाता था। करिकाल जो था 7 सुरों का ज्ञाता था, है ना। करिकाल 7 सुरों का ज्ञाता था। उसके बाद जो है आप ये जो है खुला समुद्र में नाव चलाता था। नाव चलाता था बिना पतवार का। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि बिना पतवार का यह खुला समुद्र में नाव चलाता था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था और इसमें 12,000 गुलाम जो श्रीलंका से जीत कर लाया था उसको इसने उससे यह बांध बनवाया था। यह है करिकाल के बारे में कुछ जानकारी। इस चोल वंश की राजधानी तंजौर भी थी या तंजावुर भी था। तंजौर या तंजावुर भी था। ठीक, तो यह सब जो है आपका चोल राजवंश के बारे में जानकारी है। चोल के बाद जो है पांडे। पांडे मैंने बताया था कि इस क्षेत्र में पांडे थे। जैसे इस क्षेत्र में चोल हुए, चेर हुए और इस क्षेत्र में पांडे चोल हुए, तो ये जो क्षेत्र नीचे का क्षेत्र है उसमें पांडे थे। ठीक, पांडे की जो राजधानी थी वो कोरकई थी या मदुरई थी। पांडे की राजधानी कहाँ थी? कोरकई या
मदुरई थी, इसका प्रतीक चिन्ह कार्प मछली था। प्रतीक चिन्ह क्या था? मेगास्थनीज की इंडिका से सबसे पहले जो है पांड्य राज के बारे में जानकारी मिलता है और इस क्षेत्र को मावर कहा गया है। मावर कहते हैं कौन? मेगास्थनीज की इंडिका में इसको मावर कहा गया है। यह राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर स्त्री का शासन था। ये सभी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। इस वंश का संस्थापक नेडियोन था। नेडियोन ने सागर पूजा शुरू किया था। ठीक। नेडियोन के बाद जो शासक हुआ वो हुआ नेडियोन जेराल। क्या हुआ? नेडियोन जेराल शासक हुआ। नेडियोन जेराल जो शासक हुआ, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसने जो कन्नगी का एक विशाल प्रतिमा का स्थापित किया था और शिल्पाधिकरण का जो नायक था कोवलन, उसको मृत्युदंड दे दिया था। बाद में इसको पश्चाताप हुआ तो इसने जो है पता चला कि कोवलन को जो मृत्युदंड दिया है वो गलत दिया है, तो इसने उसी आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लिया। इसने तलैया वलंगनाड का युद्ध किया और उसमें बाकी राजाओं को इसने पराजित किया था। तो यह है आपको पांड्य राज्य के बारे में। एक बात याद रखिएगा कि जो संगम साहित्य लिखा गया वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में लिखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसा अगर संगम कवियों ने किया तो वह चेर राज्यों का किया, चेर शासकों का किया। तो यह हो गया आपका चोल, चेर और पांड्य के बारे में जानकारी। ये तीनों जो राज्य थे आपस में संघर्षरत रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि श्रीलंका से लड़ते रहते थे और यही कारण था कि इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। चोल राज्य जो है 4वीं सदी से लेके 9वीं सदी तक दक्षिण भारत से गायब हो गया। फिर जो ये 9वीं सदी में आता है, तो फिर हम लोग 9वीं सदी में चोल काल को, चोल वंश को पढ़ेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जो है प्रशासन देखें, चोल संगम काल का प्रशासन कैसा था। तीनों जो चोल, चेर, पांड्य राज थे उनका प्रशासन कैसा था? तो राजतंत्र था। कैसा था? राजतंत्र था। राजा सभ्य सर्वा होता था, प्रजा को वो अपना संतान समझता था। राजतंत्र जो था वंशानुगत था। राजा को को कहा जाता था, युवराज को हमन कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? को, युवराज को हमन। जो राजा का दरबार होता था उसको मनोरम कहा जाता था। राज्यसभा को, जो राजा की सभा होती थी उसको मनोरम कहा जाता था। राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। उर्रार गुप्तचर को कहा जाता था। उर्रार किसको कहा जाता था? गुप्तचर को। दुत्तार किसको कहा जाता था? विदेश विभाग को। अमैयाचार किसको कहा जाता था? मंत्री को। तो ये प्रशासन को चलाने के लिए ये सब जो है कुछ अधिकारी होते थे। सैनिक जो होते थे वो पेशेवर होते थे। सैनिक क्या होते थे? पेशेवर होते थे। जो आगे की सैनिक होती थी जिसको अग्र सैनिक कहा जाता था उसको तुसी कहा जाता था।
और पीछे के सैनिक को कुली कहा जाता था। जो आगे आगे चलता था सैनिक उसको तुसी, जो पीछे पीछे चलता था उसको कुली कहा जाता था। सेनापति को एनआरडी की वीर सैनिकों को जो चाहे सेनापति को एनआरडी का उपाधि दिया जाता था। और जो सैनिक मर जाते थे, मृत सैनिक के सम्मान में विरुक्कल या नडुकल की स्थापना की जाती थी। ये पाषाण प्रतिमा होती थी जो वीर सैनिकों के सम्मान में विरुक्कल या नडुकल की स्थापना की जाती थी। जो राज्य था उसको मंडल में बांटा गया था। मंडल को नाडु में और नाडु को ऊर में। बड़े गांव को पेरूर कहा जाता था, छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था और बहुत पुराना गांव को मुरूर कहा जाता था। बड़ा गांव पेरूर, छोटा गांव सिरूर, पुराना गांव मुरूर। तो यही आपका संगम काल का प्रशासन के बारे में जो जानकारी चाहिए था वह आप लोगों को मैंने दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में संगम काल का अर्थव्यवस्था जो भी टॉपिक है वो देखेंगे। उम्मीद है कि अब लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।